हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स कॉम्पिटिटर्स बाय गीता। लास्ट वीडियोस में हमने आपको डिस्कस किया था एलटी ग्रेड कॉमर्स के जो हमारे 2018 के पेपर थे उसका एक पोर्शन हमने आपको कंप्लीट कराया था जिसमें एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस थे। अब उसमें जिन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या जिसको कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ नहीं समझ में आता या कुछ दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पोर्शन को, जो है आपका पार्ट 2। पार्ट ए में हमने 1 से लेके 60 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन हमने पार्ट ए में आपको पूरा डिटेल में आपको सॉल्व कराया गया था कि जिसमें क्या क्या चीजें, किसका आंसर क्या होगा और पूरी डिटेल बताई गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद का पोर्शन जिसको हमने नाम दिया है पार्ट 2। इसकी डिटेल हम चेक करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स बाय विच लॉ द फर्म इज वर्किंग। निम्नांकित तालिका से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फर्म किस नियम से कार्य कर रही है। अब देखिए, यहां पर आपको यह बताना है कि फर्म कौन से नियम से कार्य कर रही है। यहां पर आपको एक साइड दिया हुआ है यूनिट, साधन की इकाइयां, और यहां पर दिया हुआ है टोटल प्रोडक्शन। देखिए, एक यूनिट हो गई तो हमारा प्रोडक्शन 10 हो गया, दूसरी यूनिट हो गई प्रोडक्शन 25 हो गया, तीसरी यूनिट हो गई प्रोडक्शन 50 हो गया, चौथी यूनिट हो गई तो प्रोडक्शन 85। दैट मीन्स जैसे जैसे हमारी यूनिट बढ़ती जा रही है, 1 से 5 हो गई, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे हमारा कुल उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उत्पादन इकाइयों के साथ साथ बढ़ता जा रहा है उत्तरोत्तर क्रम में। दैट मीन्स हम ये कहेंगे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, धीरे धीरे ये उत्तरोत्तर क्रम की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमारी यूनिट्स बढ़ती है और यूनिट्स उत्तरोत्तर क्रम में बढ़ने के साथ साथ हमारी जो कुल प्रोडक्शन है, टोटल उत्पादन भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न, वृद्धि नियम। वृद्धि नियम क्यों होगा? क्योंकि ये हमारी इकाइयों के साथ साथ जैसे जैसे इकाइयां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हमारा कुल उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम इसको, इसका आंसर करेक्ट करेंगे लॉ ऑफ इंक्रीज, उत्पत्ति वृद्धि नियम। ये पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आएंगे दूसरे क्वेश्चंस पे। देखिए, दूसरा क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, What should be price elastic of demand by proportionate methods? प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड आपको इसमें बताना है। प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होगी इस प्रोपोर्शनेट मेथड से। देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। इफ Q1 20,000, Q2, प्राइस इलास्टिक मतलब हो गया आपका मांग, Q1 Q2 और P1 ₹10 साइन हम ये यूज कर लेंगे। P2 ₹8 दिया हुआ है, 10 रुपए P1 है, P2 हमारा 8 रुपए है, Q1 20,000 है, Q2 हमारा 25,000 है। ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए। अब इस क्वेश्चंस में आपको क्या बोल रहा है, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड आपको कैलकुलेट करना। तो देखिए, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल सा। ये साइन हम यूज करेंगे चेंजेस का, इसको साइन चेंज का साइन बोलते हैं। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ये साइन जो हम यूज कर रहे हैं ये चेंज का साइन है। इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, P1 और Q1। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। चेंजेस कैसे आपको देखना है।
पहले हमारा 20,000 था, अब बढ़ करके 25,000 हो गया, मतलब 5,000 हमारे इंक्रीज हुए हैं। तो हमने 5,000 क्वांटिटी को इंक्रीज कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे रुपीज में जो चेंजेस हुए हैं, 10 रुपए थे और P2 हमारा दिया है 8 रुपीज, मतलब जो चेंजेस हुए हैं प्राइस में वो 2 रुपए के चेंजेस हुए हैं। इनटू P1 दैट मीन्स 20,000, P1 इज इक्वल टू, सॉरी, P1 को हम कैलकुलेट करेंगे P1 Q1 इनटू हमारा P1 जो आएगा वो है 10 और Q1 जो आएगा वो हो जाएगा आपका 20,000। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी को देखिए यहां पर हम इसको डिस्क्राइब भी करते हैं Q2 माइनस Q1, ये चेंज इन प्राइस आपको कैलकुलेट करेगी, और P2 माइनस P1 ये चेंज इन प्राइस आपको कैलकुलेट करेगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 3 0 से हमने 3 0 कैंसिल कर दिया, और 5 ये हो जाएंगे 4 एंड ये हो जाएगा 5, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1.25। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सॉल्व किया है तो इसका आंसर आ रहा है 1.25। इसका मतलब होता है आपका जो पहला आंसर होगा वो होगा 1.25। प्राइस इलास्टिक हम दोबारा रिपीट करते हैं। प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, Q और P क्वांटिटी और प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। अब चेंजेस आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये चेंजेस हैं, ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे। Q2 माइनस 1, बाद में क्या था, पहले क्या था, बाद में क्या है, प्राइस पहले क्या थी, यहां पर हमने इसको चेंज करके लिख दिया। फिर इनटू P1 Q1 प्राइस और क्वांटिटी। हमारा चेंजेस जो आया है वो आया है Q2 से हमने 1 को माइनस किया है तो 5,000। चेंजेस P में जो प्राइस में चेंजेस आए हैं वो है 10 रुपए और 8 रुपए थे तो माइनस किया हमने 2 रुपए आ गए, इनटू P1 जो कि आपका 10 रुपीज था एंड Q1 जो कि हमारा 20,000 था। ये हमने सॉल्व किया है तो आपका आंसर जो बनकर आया है वो आया है 1.25। इसका मतलब जो मांग की लोच होगी, जो प्राइस इलास्टिक जो हमारी डिमांड है, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, ये आई है आपकी 1.25। इसको आप देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पर सॉल्व किया गया है। जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा वो दोबारा से हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप जो भी कमेंट करेंगे, जो भी जिनके क्वेश्चंस होंगे उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, आप कमेंट करते रहिए जिसको जो समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक समस्या, वर्ड इज दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ध्यान से देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चीज नहीं है। इसमें पूछ रही 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें पूछ रहा है कि इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी नहीं है। तो बहुत सिंपल सा आपको देखने से ही पता लग जाएगा कौन कौन सी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखिए, सीमित जो वांट्स है, वांट्स तो हमारी जो नीड्स है जो नीड्स है वो हमारी आवश्यकताएं, जो वो तो हमारी आर्थिक समस्या का कारण बनेंगी ही बनेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये आर्थिक समस्या का कारण हो सकता है। आवश्यकताओं का चुनाव ये भी हो सकता है। संसाधन लिमिटेड है तो भी हमारी आर्थिक समस्या बढ़ेगी। इस एक ये हमारे पास जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, ये हमारी आर्थिक समस्या का कारण नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से ये एकदम अलग लग रहा है आंसर। तो सिंपल थिंग, सामाजिक अन्याय जो है ये हमारी आर्थिक समस्या का कारण
नहीं बनेगा। बाकी सारी जो आवश्यकताएं हैं, चुनाव करना, संसाधन भी सीमित होंगे, तो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस, जो कि आर्थिक समस्या का कारण नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हमारे। लिबराइजेशन मींस उदारीकरण। उदारीकरण से क्या मतलब होता है? देखिए, लिबराइजेशन मतलब हो गया लिबरल करना, आसान करना, इजी कर देना, लिबराइजेशन मतलब हो गया। अब यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए, आपको यह बताना है कि उदारीकरण दैट मींस लिबराइजेशन क्या होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया है उद्योगों संख्या घटाना, इंडस्ट्रीज जो होंगी उनको रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग द कॉम्पिटिशन दैट मींस अगर कॉम्पिटिशन मार्केट में है तो उसको कैसे कम करेंगे, रिलैक्सेशंस कंट्रोल्स मैकेनिज्म्स दैट मींस नियंत्रण तंत्र में ढील देना, जो भी हमारे रूल कंट्रोलिंग मैकेनिज्म थे उसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, फ्री डिटरमाइंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर को निर्धारित करना, दैट मींस स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारित करना। अब देखिए 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए और इसमें पूछा लिबराइजेशन। अब लिबराइजेशन होता क्या है? लिबराइजेशन मतलब होता है किसी चीज को लिबरल करना, दैट मींस आसान करना। तो इसमें सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा ये, देखिए इसमें यहां पर लिखा है रिलैक्सेशन, नियंत्रण तंत्र में ढील, ये आपका इसका आंसर बनेगा, क्योंकि लिबराइजेशन का मतलब ही होता है फ्री करना, ढील देना। जो भी हमारे रूल और रेगुलेशंस बनते हैं, गवर्नमेंट जब उसको थोड़ा सा रिलीज करती है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, तो हम उसको बोलते हैं लिबराइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिबराइजेशन, नियंत्रण तंत्र में ढील, रिलैक्सेशन कंट्रोल मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मूल्य तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन के बीच विपरीत संबंध का कारण नहीं है। देखिए, ऑपोजिट रिलेशंस के बीच जो हमारा रीजन नहीं है, जो नहीं है वो बताना है आपको। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, आय प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए यहां पर बोल रहा है मात्रा में परिवर्तन, किसके किसके? मूल्य के और मांग की विपरीत रिलेशन, जो हमारे क्वांटिटी और प्राइस का जो इनवर्स रिलेशन होगा उसका रीजन क्या नहीं है इनवर्स रिलेशन में। तो ध्यान से देखिए, इनवर्स रिलेशन, इनकम प्रभाव अगर पड़ेगी तो मांग इधर उधर, मूल्य के अकॉर्डिंग मांग प्रभावित होगी। प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशंस गुड्स होगा तो भी हमारी मांग प्रभावित होगी। सीमांत उपयोगिता होगी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगी तो भी हमारी मांग प्रभावित होगी। तो दैट मींस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये बिल्कुल अलग आंसर है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, देखिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता क्या है? भविष्य में प्राइस बढ़ेगी। अब भविष्य में प्राइस बढ़ेगी, गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम 3 महीने के बाद लॉकडाउन लग जाएगा, कुछ सामान नहीं मिलेगा। अब बाई चांस होगा क्या, आज की डेट में हम सारे गुड्स को कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, भले ही वो चाहे जितना भी महंगा हो, क्योंकि हमें ये पता है फ्यूचर में 10 तारीख के बाद सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हम गुड्स को स्टोर नहीं करेंगे तो हमारे पास समस्या होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, भले ही जितना महंगा मिलेगा हम उसको खरीदेंगे जरूर, क्योंकि हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। सो आंसर इज दैट, भावी प्रत्याशा। अब इसमें होगा क्या, गुड्स महंगा होगा यानी उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, लेकिन उसकी डिमांड भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल्स जो इसका आंसर दिया हुआ ये बिल्कुल अलग है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि हमारी भावी प्रत्याशा दैट मींस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है वो यहां पर मैच नहीं करता, विपरीत संबंध का कारण वो नहीं है। बाकी सारी चीजों में आय इफेक्ट, इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड कम होगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है जैसे चाय और कॉफी, अगर चाय की डिमांड बढ़ गई, सॉरी चाय की प्राइस अगर बढ़ जाती है, तो जब चाय की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगेंगे, तो लोग कॉफी पीना शुरू कर देते हैं, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, तो इसमें रिवर्स रिलेशनशिप है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी इसका एक एग्जांपल है। 3 चीजें जो हैं
वो हमारे विपरीत संबंध का कारण बनते हैं। लेकिन जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, जैसा अभी हमने बताया भविष्य में क्या होगा, इसके लिए हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि अगर कुछ हमें नहीं मिलेगा तो आज के टाइम में चाहे जितना कुछ महंगा हो जाएगा, उसकी डिमांड हम खरीदेंगे तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इसका ये रिलेशन बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, तो इसलिए हम इसके आंसर को टिक करेंगे। तो पहला आंसर आपका इनवर्स रिलेशन का कारण नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। दीर्घकालीन लागत वक्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए, दीर्घकालीन लागत वक्र क्या होती है? दीर्घकालीन लागत वक्र को हम प्लानिंग चक्र भी कहते हैं, प्लानिंग वक्र, योजना वक्र। क्योंकि दीर्घकालीन लागत वक्र है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड। दीर्घकालीन लागत वक्र को हम योजना वक्र भी कहते हैं। अगर कोई फर्म है, बन रही है, लॉन्ग वे तक चल रही है, तो योजना वक्र के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें आगे कार्य कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, सेलिंग कैसे करनी है। ये सारी चीजें हम प्लानिंग के थ्रू ही क्रिएट कर पाते हैं। इसलिए दीर्घकालीन वक्र को हम योजना वक्र भी कहते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म कर्व, कॉस्ट कर्व जो होगा, उसी को हम प्लानिंग कर्व भी बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग कर्व, बिकॉज प्लानिंग के थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में हम आते हैं। ग्रेसम के नियम, कॉल्ड द ग्रेसम का प्रथम नियम, ग्रेसम के नियम, प्रथम नियम क्या है? प्रतिस्थापन का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, और नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे ग्रेशम का प्रथम नियम कहा जाता है? तो ग्रेशम का जो प्रथम नियम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता। दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारे ग्रेशम के पहला नियम है। ठीक है, नेक्स्ट, एकाधिकार की दशा में कौन सा समीकरण सही है? एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब हो गया है मोनोपोली। मोनोपोली में कौन सा, इसमें आपको जो चार ऑप्शन दिए, इस ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, मोनोपोली में हो जाएगा क्या आपका, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। जो हमारी औसत लागत, सॉरी, औसत रेवेन्यू जो आएगा, आगम जिसको हम बोल सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू, वो ज्यादा हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू से। तो मोनोपोली में क्या होगा, हमेशा एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। तो ऐसी कंडीशंस में हम इसको बोल सकते हैं, ये जो समीकरण बनेगा मोनोपोली का, वो बी आंसर होगा, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाएगा और एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। कौन से में? मोनोपोली की कंडीशन में। ठीक है, मोनोपोली को हम बोल सकते हैं एकाधिकार। ठीक, नेक्स्ट, आराम की वस्तुएं, मांग होती है। आराम की जो वस्तुएं होंगी, जो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं, तो उसको बोलेंगे, जो रिलैक्स हमें प्रोवाइड करेगा, डिमांड ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट गुड्स जो होंगे, उसकी मांग क्या होगी? अत्यधिक लोचदार, लोचदार, अलोचदार, या इसमें से कोई। देखिए, इसकी जो, इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोचदार। रीजन दैट कि जो आराम की वस्तुएं हैं, अगर उसकी प्राइस कम हो गई, थोड़ी भी प्राइस कम होगी, जिससे हम, जिस गुड्स से हमें सबसे ज्यादा रिलैक्स मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, आराम मिल रहा है, अगर उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो अगर सपोज मान लेते हैं ए प्रोडक्ट है जिससे हमको सबसे ज्यादा आराम मिल रहा है, इसकी प्राइस 100 रुपए है। अब गवर्नमेंट ने किसी भी रीजन से इसकी प्राइस को कम करके अब यही गुड्स 50 रुपए में मिलने लगा।
तो जो सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन हमें प्रोवाइड करता है, उस गुड्स की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो अब इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये सस्ता हो गया है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीदने लगेंगे। तो इसलिए हम ये बोल, अब जैसे और सस्ता होगा तो और डिमांड बढ़ जाएगी, और सस्ता होगा तो और डिमांड बढ़ेगी। जितना सस्ता होता जाएगा मनुष्य की जो ह्यूमंस है उसकी डिमांड क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो सबसे सस्ता है और सबसे आरामदायक गुड्स है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा लोचदार, दैट मीन्स इलास्टिक। प्राइस घटने के साथ साथ मांग हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम। माल्थस सिद्धांत ये किस पे आधारित होता है? माल्थस सिद्धांत किस पे आधारित है? जनसंख्या लागू होती है, मांग के नियम जैसा जनसंख्या पर लागू होता है, प्रतिफल के नियम जैसा कृषि पर लागू होता है, उपयोगिता जैसा कृषि पर लागू होता है, प्रतिफल के नियम जैसा जनसंख्या पर लागू होता है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो यहां पर हम बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई टू द एग्रीकल्चर, जैसा प्रतिफल जो कि एग्रीकल्चर्स पे लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चंस दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र क्या होगा? देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में जो हमारा मांग वक्र बनता है वो बनता है आपका हॉरिजेंटली। कैसे बनता है ये देखिए, यहां पर हम एक डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, हमने ये डायग्राम यहां पर क्रिएट किया है। अब इसको हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारा जो क्या बोल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र, ये हमारी जो प्राइस हो जाएगी ये कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, तो इसमें हमारी प्राइस जो है वो इक्विवेलेंट रहेगी। तो इसका जो कर्व बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। दैट मीन्स ये हो गया एवरेज रेवेन्यू। तो इसका कर्व हमारा आ जाएगा क्षैतिज, दैट मीन्स हॉरिजेंटली। तो ये हमारा कर्व बनेगा परफेक्ट कंपटीशन में, मांग वक्र इस टाइप से बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजेंटली। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में सामान्य से विशेष के लिए तर्क देना कहा जाता है। सामान्य से विशेष के लिए तर्क देना क्या कहा जाएगा? तो सामान्य से विशेष के लिए तर्क देना आ जाएगा, कौन सी पद्धति आएगी? डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक पद्धति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए अर्थशास्त्र में सामान्य से लेके विशेष तक सामान्य सत्य को तर्क विधि के द्वारा जब हम विशेष सत्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। ठीक है, सामान्य जनरल ट्रुथ जो होगा उसके स्पेशल ट्रुथ की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे किसी तर्क के थ्रू, तर्क शक्ति के थ्रू, तो तर्क देना, तर्क के थ्रू जब सामान्य सत्य से किसी हम विशेष सत्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये विधि आपकी हो जाएगी डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक पद्धति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। इफ प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी इंक्रीज बाय 20, दैट मीन्स वस्तु की कीमत अगर 20% कम हो जाए और वस्तु की मांग अगर 40% बढ़ जाती है, मतलब प्राइस, ध्यान से देखिएगा, प्राइस हमारी जो हो गई वो हो जाएगी Q1 चेंज इन प्राइस क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। 20% क्वांटिटी, वस्तु की मांग, डिमांड 40% हो गई और ये हो गई 20। ठीक, माइनस में साइन यूज हो जाएंगे, तो इसका हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा
माइनस 0 0 कैंसिल, ये हो गया 2। तो इसका आंसर हो जाएगा -2। दैट मीन्स हाईली इलास्टिक। तो आपका आंसर हो जाएगा, जब माइनस में आंसर अत्यधिक लोचदार, ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अत्यधिक लोचदार होगी। किसी वस्तु की कीमत अगर 20% कम हो गई है और उसी वस्तु की मांग 40% बढ़ गई है, मतलब प्राइस अगर 20% कम हुआ है तो डिमांड 40% बढ़ गई है। जस्ट डबल डिमांड बढ़ गई है तो मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच हाईली इलास्टिक होगी। हाईली इलास्टिक मतलब जस्ट डबल बढ़ रहा है तो अत्यधिक लोचदार हो जाएगी, जैसा हमने यहां पर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र को सीमित साध्य सहित सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसने परिभाषित किया था अर्थशास्त्र को? सीमित साध्य सहित सीमित साधन जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। तो इसको परिभाषित किया था आपके रॉबिन्स ने। रॉबिन्स हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि अर्थशास्त्र सीमित साधन सहित, सीमित साधन थे, एक विज्ञान के रूप में इन्होंने परिभाषित किया था कि हमारा अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है जिसमें सीमित साधन भी हैं, जिसका हम वैकल्पिक उपयोग भी कर सकते हैं। तो रॉबिन्स ने यह बताया था कि अर्थशास्त्र को सीमित साधन के साथ एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था जिसका हम वैकल्पिक उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा आंसर डी, रॉबिन्स। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए अनिवार्य शर्तों में से एक क्या है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन वन ऑफ द एसेंशियल्स कंडीशन। एसेंशियल्स कंडीशंस मींस कोई एक कंडीशन आपको बतानी है, इसमें से पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए अनिवार्य शर्त कौन सी होती है? तो देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अनिवार्य शर्त क्या होगी? सबसे जो परफेक्ट कंपटीशन होता है तो शर्त यही होती है कि प्राइस हमारी इक्वल हो। प्राइस इक्वल होनी चाहिए, एक गुड्स की प्राइस इक्वल होगी, तभी हम परफेक्ट कंपटीशन में फाइट करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं जो आंसर हमारा दिया हुआ है, पहला आंसर दे रहा है समान उत्पाद के लिए मात्र एक मूल्य, किसी भी समय समान उत्पाद के लिए एक मूल्य, किसी भी समय समान उत्पाद के लिए विभिन्न मूल्य, अनेक विक्रेता, कुछ विक्रेता। तो ये इसका जो आंसर होगा, किसी भी समय समान उत्पाद, एक ही उत्पाद के लिए क्या होगा, उसकी प्राइस एक मूल्य होनी चाहिए, तभी परफेक्ट कंपटीशन होगा। तो इसका आंसर हम टिक करेंगे ए, वन प्राइस फॉर द गुड्स फॉर एनी। अगर कोई गुड्स है, एक ही गुड्स, समान उत्पाद है और प्राइस समान है, मतलब कि उस गुड्स के लिए उत्पाद भी समान है और मात्र एक मूल्य है, मतलब कि हमारे पास समय समान उत्पाद के लिए किसी भी समय अगर आप देखेंगे तो उत्पाद जो हमारा गुड्स होगा एट एनी टाइम मूल्य भी बराबर होगा और गुड्स भी इक्वल होंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो परफेक्ट कंपटीशन में आंसर हम कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा आपका ओनली वन प्राइस, एक मूल्य, एक समान उत्पाद का एक मूल्य। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, मूल्य स्तर में होने वाली नियमित गिरावट में अगर सुधार किया जाता है तो किस स्थिति को दर्शाती है? किसमें गिरावट हो रही है? मूल्य स्तर में। कौन सी गिरावट है? नियमित गिरावट। देखिए मूल्य स्तर में दैट मीन्स हमारी जो रेगुलर डिक्लाइनिंग है, रेगुलर डिक्लाइनिंग ऑफ द प्राइस लेवल, मूल्य स्तर में लगातार गिरावट आ रही है और उस गिरावट की स्थिति को अगर हमें सुधार में लाना है तो मूल्य स्तर में गिरावट का मतलब होता है कि सपोज मान लीजिए जैसे हमारा
मूल्य स्तर में गिरावट, नियमित गिरावट हो रही है, मतलब प्राइस लेवल धीरे धीरे हमारा गिरता जा रहा है, तो उसको सामान्य लेवल पे लाने के लिए, सामान्य लेवल मतलब उसकी प्राइस को धीरे धीरे, मूल्य स्तर का जो प्राइस गिरा हुआ है, मूल्य स्तर कमी, गिरावट जो हुई है, उस गिरावट को सामान्य स्तर तक अगर हम बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब कि अगर हम उसको एडजस्ट करेंगे सामान्य स्तर तक, तो हमें मूल्य की प्राइस जो स्तर है उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। मूल्य की जो वैल्यू, जो हम प्राइस की वैल्यू जब हम बढ़ाएंगे, प्राइस का लेवल जब हम बढ़ाएंगे, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, संस्फीति, मतलब उसमें सुधार दर्शाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मुद्रा अपस्फीति क्या होती है, डिफ्लेशन। देखिए मुद्रा, सबसे पहले तो मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जब आपका एवरेज से ज्यादा प्राइस सर्कुलेशन में, हमारी जो प्राइस है, करेंसी है, जब वो सर्कुलेशन में ज्यादा हो जाती है, तो जब ज्यादा सर्कुलेशन में पैसे आ जाते हैं, तो इससे हमारा ड्रॉबैक क्या होता है। ड्रॉबैक ये होता है कि सभी लोग प्राइस को कलेक्ट करना चाहते हैं, जो करेंसी उसको कलेक्ट करना चाहते हैं, तो कलेक्ट करने की वजह से वो गुड्स और सर्विस की प्राइस को बढ़ा देते हैं। जितने भी बिजनेसमैन होंगे, गुड्स को, प्राइस को, और गुड्स की प्राइस और सर्विस की प्राइस को वो बढ़ा देंगे। जिससे क्या होगा, जो चीज पहले आपको 100 रुपए में मिलती थी, अब वो आपको 200 रुपए में मिल सकती है, 150 रुपए में मिलेगी, महंगी हो जाएगी चीजें। तो महंगी कब होगी, जब करेंसी मार्केट में ज्यादा आ जाती है, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति अब आगे अपस्फीति का मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब करेंसी सर्कुलेशन में बिल्कुल है ही नहीं, पैसे नहीं है, तो अब ये अपस्फीति हो गई। जब पैसे नहीं है, तो उस प्रक्रिया में जब हम सुधार करेंगे, तो मुद्रास्फीति की दर क्या होगी, मुद्रास्फीति की दर धीरे धीरे घटती जाएगी। अपस्फीति की यानी कि हम जब प्राइस की वैल्यू हमारी जो कम हो गई है, उसको जब हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो मुद्रास्फीति की दर अपने आप धीरे धीरे घटने लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ग्रेसम के नियम के अनुसार कौन सी सबसे बुरी मुद्रा होती है। देखिए ग्रेसम का नियम क्या बोलता है, ग्रेसम का नियम ये बोलता है कि बुरी मुद्रा, जो बैड मनी है, वो बैड मनी अच्छी मनी को, जो आपका सर्कुलेशन है, चलन से बाहर कर देती है। ग्रेसम ने बताया है। अब बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कैसे करेगी चलन से। अब सपोज ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपके पास अगर करेंसी आ गई, कड़ा नोट एकदम आ गया या चमकीले सिक्के आ गए, तो हम प्रायोरिटी क्या करते हैं, उसको अपने पास स्टोर कर लेंगे। जो पुराने सिक्के होंगे, करेंसी होगी हमारे पास, फटे पुराने नोट होंगे जो गल चुके होंगे, उसको ज़्यादा पहले निकालेंगे, लेकिन जो नया नोट होगा उसको हम स्टोर कर लेते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ग्रेसम ने ये बताया है। तो अब बुरी मुद्रा क्या होगी, अच्छी मुद्रा जब सर्कुलेशन में सरकार ने चलन में डाल दिया, तो लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे, और जो पुराना करेंसी अपने पास रखा तो उसको बाहर करेंगे। तो इससे अच्छी मुद्रा लोगों के पास स्टोर होने लगी, चलन से गायब हो गई, और चलन में सिर्फ बुरी मुद्रा, मतलब जो खराब करेंसी थी, सिक्के, घिसे पिटे सिक्के थे, वो चलन में आने लगेंगे। ये ग्रेसम का नियम है। अब ग्रेसम ने नियम ने ये बताया है कि ये कौन सी सबसे बुरी मुद्रा होगी। तो यहां पर हम देखें कन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल मनी, कन्वर्टेबल मनी का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि जैसे आपका, आपने देखा भी होगा मार्केट, फटे पुराने नोट बदले जाते हैं, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट ने ये गारंटी दी है कि आपका नोट अगर कटा फटा है, खराब हो गया है, तो आप उसको रिप्लेस करके नया नोट ले सकते हैं। तो ये जो कन्वर्टेबल मनी है, यही बुरी मुद्रा, यही नई करेंसी को चलन से बाहर कर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी करने से साख सृजन क्या होगा। दैट मीन्स क्रेडिट क्रिएशन। If bank rate is reduced by the Reserve Bank of India, so that credit creations will be, that means साख सृजन क्या होगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्रेडिट क्रिएशन आप ध्यान रखिएगा,
ये अगले कई सारे क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। रिजर्व बैंक अगर बैंक दर को कम कर दे रहा है तो बैंक दर को कम करने से क्या होगा, साख सृजन क्या होगा। देखिए बैंक दर जब कम हो जाएगा, बैंक रेट अब होता क्या है, अब ये समझना है बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट का मतलब होता है वो रेट जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कॉमर्शियल बैंकों को जिस रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने लोन दिया है, कोई भी बैंक मान लीजिए स्टेट बैंक हो गया या पीएनबी, कोई भी बैंक, कॉमर्शियल बैंक कोई भी हो गया एसेट्रा, इसको जिस रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये बैंक अपने कस्टमर को उसी रेट पे लोन देगा। अब अगर आपको महंगा गुड्स मिलेगा, आप अगर बिजनेसमैन है, आपको महंगा गुड्स मिलेगा तो आप कस्टमर को भी तो महंगा बेचेंगे, आपको सस्ता मिलेगा तो आप कस्टमर को भी सस्ता बेचेंगे। वही कंडीशन हमारे बैंकों के साथ भी होती है। अगर हमें महंगा लोन मिलेगा आरबीआई से तो हम अपने कस्टमर को भी महंगा लोन देंगे, लेकिन अगर हमें सस्ता लोन मिलेगा तो हम अपने कस्टमर को भी सस्ते लोन देंगे। ये बैंक की कंडीशन है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बैंक दर गिर रही है, कम हो रहा है। तो बैंक दर जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब रिजर्व बैंक ने हमारे बैंकों को सस्ते रेट पे लोन दिया, तो ये क्या करेंगे, कस्टमर को भी सस्ता लोन देंगे। अब जब कस्टमर को सस्ते रेट पे लोन मिलने लगेगा तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा चीजें लोन के थ्रू खरीदने लगेगा। घर भी खरीद लिया, गाड़ी भी खरीद ली, कोई चीज जो उसकी जरूरत है लोन ले लिया, खरीद लिया। क्यों खरीदा, क्योंकि हमारा रेट बहुत कम है। तो इससे क्या होगा, अब इससे होगा क्या कि हमारे लोन की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मतलब जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, लोन लेने के साथ साथ अपने रिक्वायरमेंट को वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे जो क्रेडिट क्रिएशन है, जो क्रेडिट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड हमारी बढ़ती जाएगी, लोन बढ़ता जाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन विल बी इंक्रीज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर बैंक दर कम हो गया तो क्रेडिट क्रिएशन विल बी इंक्रीज, मतलब क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आती, जिन लोगों को कोई डाउट लग रहा है, तो आप प्रॉपर कमेंट भी कर सकते हैं, जिसका हम जो भी कमेंट्स हमारे आएंगे अगले वीडियोस में हम उस कमेंट्स के पूरा पूरा सॉल्यूशन बताएंगे कि आपको कोई डाउट है तो क्या क्या चीजें आपने पूछी हैं, क्या उसका सॉल्यूशन होगा, वो हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रॉपर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण बैंक को प्रोत्साहित करता है। देखिए कौन सा बैंक है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बैंक बनाया है। उस बैंक का नाम क्या है, यही यहां पर पूछ रहा है। तो उस बैंक को हम बोलते हैं नाबार्ड। नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इसको नाबार्ड बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो रूरल एरिया को, एग्रीकल्चर एरियाज को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। बिकॉज रीजन क्या होता है, पहले रूरल एरियाज जो थे वो काफी डेवलप नहीं थे। महाजन साहूकारों के थ्रू जो हमारे फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा उतना डेवलप नहीं हुआ था। तो महाजन साहूकार क्या करते थे, हाई रेट पे लोन प्रोवाइड करते थे, और जो फार्मर्स होते थे उनको हाई रेट पे लोन देते थे, तो उनका इंटरेस्ट रेट ही बहुत ज्यादा होता था। तो गवर्नमेंट ने इन मीडिएटर्स को खत्म करने के लिए ये एक बैंक बना दिया नाबार्ड। बहुत सारी पॉलिसी बनाई है, तो नाबार्ड भी उसमें से एक है जो हमारे मीडिएटर को खत्म करेगा। मीडिएटर मतलब जो महाजन साहूकार जो हाई रेट पे लोगों को लोन प्रोवाइड करते थे रूरल एरियाज में, उनको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने नाबार्ड को बनाया है। ये नाबार्ड क्या करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेशली ये बनाया गया उसी सेक्टर के लिए, रूरल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए ही ये बैंक बनाया गया है, जो उनको कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे वो अपने आप को डेवलप कर पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, नाबार्ड बैंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण
क्रेडिट को कंट्रोल करने का उपाय नहीं है। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है जो क्रेडिट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो देखिए बैंक रेट तो अभी हमने बताया, बैंक रेट तो क्रेडिट को बढ़ाएगा। कंट्रोल करना है, कंट्रोल नहीं कर सकता। खुले बाजार की क्रियाएं ये भी कंट्रोल नहीं करेंगी। कैश, साख, ये आंसर आ जाएगा आपका साख जमा। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इसमें से कहीं पर भी मैच नहीं करता है, तो ये साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। ठीक है, इन सब के थ्रू हम साख को नियंत्रित कर सकते हैं। बैंक दर जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब जो है क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपका जो ये साख क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, साख अनुपात है, ये कभी भी क्रेडिट को कंट्रोल करने का उपाय नहीं माना जाता है। इसलिए हम इसके आंसर को टिक करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे हम आगे आते हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। कौन सा बैंक है हमारे इंडिया का? तो हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इसमें पूछ क्या रखा है। केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, क्या नहीं है केंद्रीय बैंक का कार्य? देखिए नोट का निर्गमन, ये तो प्राइमरी फंक्शन है इसका। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी गलत है। एक आंसर आता है आपका क्रेडिट क्रिएशन। केंद्रीय बैंक का कार्य है क्रेडिट को कंट्रोल करना, क्रिएट नहीं करना। अगर क्रिएट हुआ है तो उसको कंट्रोल करना। यहां पर पूछ रहा है कौन सा कार्य नहीं है, तो हम इसका आंसर टिक करेंगे क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट को कंट्रोल करना इसका कार्य है, क्रेडिट को क्रिएट करना इसका कार्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए अब एक सिंपल सी चीज उन्होंने बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, IFSC क्या होता है और कितने डिजिट के होते हैं इसमें अक्षर और अंक। IFSC, बैंक में आप सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट भी होंगे और आप बैंक के बारे में जानते भी होंगे। IFSC क्या होता है और कितने अक्षर होते हैं, कितने नंबर होते हैं उसमें? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल मिला करके कितनी काउंटिंग होती है अक्षर और नंबर की? मतलब हमारे जो लेटर्स होंगे और जो डिजिट्स होंगे। देखिए बहुत सिंपल है, टोटल 11 नंबर होते हैं। कैसे? स्टार्टिंग के 4 जो लेटर आप देखोगे वो तो बैंक का नाम ही होता है। जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा, आप ध्यान से देखिए तो जब भी आप उसका IFSC देखेंगे उस बैंक का, स्टार्टिंग के 4 बैंक का नाम हो जाएगा, फिर उसमें जीरो लगाएंगे आगे। सपोज जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, PU क्या सब कैपिटल में लिखते हैं, NB, ये हो गया 4, एक जीरो लगा दिया, कितने हो गए 5, 5 तो ये हो गए। इसके बाद ये 5 हो गए, इसके बाद बचेंगे 6, जिसमें आपका ब्रांच कोड, एरिया कोड, इन सबको मिला करके 6 नंबर होते हैं टोटल। तो 6 और 5 कितने हो गए 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। तो IFSC कोड जो कि हमारा अच्छा IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या हो गया? IFSC कोड का फुल फॉर्म हो गया इंडियन, I से इंडियन, F से क्या हो गया? F से हो गया फाइनेंस, S सर्विसेस। ठीक है, तो IFSC टोटल आपके हो गए 11 नंबर्स इसमें काउंट हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। Money is a standards for the deferred payment. This functions of money comes in categories of मुद्रा स्थगित भुगतान के लिए एक मानक है। यह कार्य कौन सा है?
देखिए कौन सा है, मनी स्टैंडर्ड्स फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब हो गया भविष्य में भुगतान के लिए मनी क्या स्टैंडर्ड है। तो ये कार्य कौन सा, भविष्य में भुगतान का मतलब ये इसका दूसरा कार्य है। तो इसको हम बोल सकते हैं आपका सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन अदर वर्क यानी दूसरा कार्य हो गया सेकेंडरी फंक्शन। तो इसका आंसर हम टिक करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस। दैट मीन्स कि हमारा जो डिफर्ड पेमेंट है, डिफर्ड पेमेंट मतलब हो गया भविष्य में क्या हम पेमेंट करेंगे। तो मनी इज स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब ये हो गया कि भुगतान के लिए किस श्रेणी में, मुद्रा स्थगित भुगतान के लिए एक मानक है। भविष्य में जो डिफर्ड हम पेमेंट करेंगे उसका मानक क्या है, तो ये कौन सा कार्य होगा, इसको हम बोलेंगे दूसरा कार्य। दूसरा मतलब सेकेंडरी फंक्शन। तो इसके आंसर को हम टिक करेंगे माध्यमिक कार्य में। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, ये तो सभी लोग जानते भी होंगे। ऑनलाइन बैंकिंग का कौन सा रूप, नहीं इसको तो आप देखकर भी आंसर बता सकते हैं कि क्या है बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग का कौन सा रूप नहीं है, तो देखिए बहुत सिंपल सा चीज है। इंटरनेट बैंकिंग बहुत से लोग जानते हैं, वर्चुअल बैंकिंग ये भी जानते, ई बैंकिंग, ये औजार बैंकिंग कोई नहीं जानता, औजार बैंकिंग होती ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कोई बैंकिंग ही नहीं है, औजार बैंकिंग। तो इसको हम टिक करेंगे। इसका मतलब ऑनलाइन बैंकिंग के किस रूप में नहीं जानते हैं, तो औजार बैंकिंग किसी ने नाम ही नहीं सुना है, क्योंकि ऐसी कोई बैंकिंग ही नहीं है। तो इसका आंसर हम टिक करेंगे आंसर नंबर डी। इंटरनेट बैंकिंग होती है, वर्चुअल बैंकिंग भी होती है, ई बैंकिंग भी नाम सुना है, लेकिन ये बैंकिंग नाम किसी ने नहीं सुना होगा। तो इसलिए हम इस आंसर को टिक करेंगे, औजार बैंकिंग ये कोई किसी टाइप की बैंकिंग नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी, इसमें ऑनलाइन बैंकिंग इस नाम से कोई नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख के आंसर आप तुरंत बता सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है, प्लास्टिक मनी। इसमें 4 मनी आपको दी है, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक मनी इसमें नहीं है। इन चारों में देखिए डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है और चेक है। बहुत सिंपल सा आंसर हो गया, प्लास्टिक मनी नहीं है। क्रेडिट कार्ड होता है प्लास्टिक, डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक हो गया, स्मार्ट कार्ड प्लास्टिक हो गया, चेक, चेक आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि ये चेक प्लास्टिक का चेक होगा, प्लास्टिक का चेक होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टिक की मुद्रा नहीं है, तो हम सिंपल सा आंसर टिक लगा सकते हैं चेक। ये प्लास्टिक कभी हो ही नहीं सकता, प्लास्टिक हो जाएगा तो जमा ही नहीं होगा, तो इसको हम प्लास्टिक की मुद्रा नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती, अब विनिमय, अब एक चीज आपको ये समझनी है, ये जो वर्ड हमने यहाँ अंडरलाइन किया है, विनिमय का माध्यम, ये है क्या, विनिमय का माध्यम क्या होता है। विनिमय का माध्यम मतलब हो गया, विनिमय मतलब एक्सचेंज, माध्यम मतलब मीडियम, एक्सचेंज का मीडियम क्या होगा। आप दुकानदार के पास गए और आपने दुकानदार से कोई चीज खरीदी, किसी शॉपकीपर से आपने कुछ खरीदा, तो जो चीजें आप खरीद रहे हैं उसने आपको दे दिया। पहले वो उसके पास थी, अब वो आपके पास आ गई क्योंकि आपने खरीद लिया। अब आप कुछ ना कुछ तो पे करेंगे उस गुड्स के बिहाफ पे, क्योंकि जब तक आप कुछ पे नहीं करेंगे तब तक वो आपको वो गुड्स मिलेगा नहीं। तो जो कुछ भी आप पे करेंगे वो उसकी प्राइस होगी। तो यहां पर वही चीज पूछ रहा है, विनिमय का माध्यम, अगर आपने गुड्स खरीदा है तो आप क्या पे करेंगे, ऑब्वियसली पैसा पे करेंगे। यही चीज आपको यहां पर आंसर टिक कर देना है। दैट मीन्स रियल मनी, हम क्या पे करेंगे, वास्तविक मुद्रा पे करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है, कौन कार्य करेगा, रियल मनी। तो हर कंट्री की रियल मनी अलग अलग होती है। हमारे यहाँ रुपीस को रियल मनी मानते हैं, किसी अनदर कंट्री में होगा तो कोई और रियल मनी होती है। तो रियल मनी ही हमारी विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। विनिमय का माध्यम मतलब आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, खरीदते हैं,
तो खरीदने में जो कुछ हम पे करेंगे वही हमारा उसका मूल्य है, वही विनिमय का माध्यम हो गया, तो उसको हम बोलेंगे रियल मनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। माल के आयात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? ये भी देखिए, विच ऑफ दिस फॉलोइंग द सेंशंस द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंपोर्ट गुड्स, जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो कौन सेंशन करता है? जब आप कोई गुड्स आयात, कोई गुड्स बाहर से मंगा रहे हैं, तो बाहर से मंगाने के लिए आपको पैसा जो पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने माल मंगाया, इंपोर्ट किया, तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो पैसा जो पे करेंगे वो आप अपनी करेंसी में देंगे। अब आप अमेरिका से अगर कोई गुड्स मंगाते हैं तो आप अमेरिकन पैसा तो आपके पास है नहीं, आप जो पे करेंगे अपनी करेंसी पे करेंगे, वो अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा पैसा। ठीक है, तो पैसा किस में कन्वर्ट कराएंगे? जिस कंट्री को आप पेमेंट देंगे उसमें आप चेंज कराएंगे, तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, जिस रेट में हम करेंसी को कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है कौन इसको एक्सेप्ट करता है, कौन चेंज करता है। तो सिंपल थिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे जो माल के आयात के संबंध में विदेशी विनिमय की जो स्वीकृति प्रदान करता है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो आंसर हम टिक करेंगे, आंसर नंबर बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तब, जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी तब वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी? देखिए, मुद्रा की पूर्ति कमी होती है, मुद्रा की पूर्ति, दैट मीन व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज डिक्लाइन देन द प्राइस ऑफ गुड्स। तो गुड्स की प्राइस क्या होगी, सॉरी प्राइस गुड्स का क्या होगा जब मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है, मुद्रा की पूर्ति मतलब अब अगर हम ये मान लें कि हमारी जो सप्लाई है मनी की, ये सप्लाई कम हो गई, ठीक है, और वस्तुओं की जब सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारे पास जो प्राइस है, मनी की प्राइस अगर कम हो गई तो हमारे जो वस्तुओं की कीमतें हैं, जब मनी कम हो गया, तो मनी कम हो गया तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम चीज़ों को खरीद नहीं सकते, तो खरीद नहीं सकते तो डिमांड कम होती जाएगी, क्योंकि जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, जब प्राइस ये जो पूर्ति है वो कम हो गई है, हमारे पास पैसा पहुंच ही नहीं रहा तो जब पैसे पहुंच नहीं रहे तो हमारी जो परचेजिंग पावर थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, हम खरीदेंगे ही नहीं गुड्स को, तो हमारी डिमांड भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो वस्तुओं की जो कीमत है, जब कोई खरीदेगा नहीं तो प्राइस धीरे धीरे क्या होगी, घटती जाएगी। तो इसका आंसर हम टिक करेंगे डिक्रीज्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए फिर से वही आ गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियमन संस्था, जो भी हमने बताया था रूरल एग्रीकल्चर बैंक, तो उसका नाम क्या था आपका? नाबार्ड। दोनों सेम ही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियमन संस्था मतलब रूरल बैंक, जो रीजनल रूरल बैंक, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रीजनल रूरल बैंक कृषि मतलब एग्रीकल्चर और हमारे रूरल एरियाज को डेवलप करता है, तो वो हमारा नाबार्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। इफ मीडियन 54 मीन 60, तो मोड विल बी, मोड क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होगा? मोड, ये साइन है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये मीन का साइन हो गया। ये फॉर्मूला बनता है इसका। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको बहुलक, दैट मीन्स मोड, ये कैलकुलेट करना, ये बहुलक, ये m का साइन हो गया, मीन ये इसका साइन हो गया, मीडियन इसका साइन m हो गया। अब इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू हम अलग अलग पुट करेंगे। सो 3 इंटू मीडियन क्या है? 54 है, माइनस 2 क्या है? मीन इंटू 60 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे
ये हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो क्या होगा 42 162 माइनस 120 इज इक्वल टू 42। सो आंसर हो जाएगा बी। आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, आप नोट भी कर सकते हैं फॉर्मूले को। बहुलक z इज इक्वल टू 3m माइनस 2 मीन। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 42। तो टिक करेंगे आंसर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आइए। ओके, माध्य विचलन मानक विचलन का कौन सा भाग है? देखिए, माध्य विचलन मानक विचलन का 4/5 पार्ट होता है। 4/5 इसका जो फॉर्मूला बनता है 4/5 SD। ठीक है, मीन डिविएशंस इज इक्वल टू 4/5 SD, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो आंसर हम टिक करेंगे 4/5। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, किसी स्थान पर सोमवार से लेके शनिवार तक एवरेज जो बारिश हो रही है वो 6 cm है और रविवार को बहुत ज्यादा पानी बरसने लगा, तो पूरे एवरेज जो पूरे वीक का एवरेज बढ़ करके 9 cm हो गया। मतलब आपको पूछ रहा है रविवार को कितने पानी बरसा। अब आपको ये बताना है कितनी बारिश हुई है संडे को। तो कैसे बताएंगे संडे को कितनी बारिश हुई है? चलिए देखते हैं संडे को कितनी बारिश हुई है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, टोटल पहले हम डेज काउंट कर लें, कब से कब तक इन्होंने काउंट किया है। सोमवार से लेके शनिवार तक कितने दिन हो गए? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन हुए। 6 दिन में 6 cm बारिश हो रही है, तो टोटल हो गई 36 cm। अच्छा, अब रविवार को बहुत पानी बरसा है। कैसे बरसा है यहाँ पर देखिए, बारिश के कारण पूरा सप्ताह औसत बढ़ गया। कितना औसत? मतलब कि रविवार हम 6 दिन था, संडे को पानी और बरस गया तो 7 दिन हो गए, तो 7 दिन काउंट करेंगे, 7 days इनटू एवरेज पहले 6 था अब बढ़ करके 9 हो गया। तो देखते हैं अभी CM इसको काउंट करेंगे तो बारिश का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, ये हो गया 63। अब क्या करना है? बहुत सिंपल, आपको पूछ रहा है संडे को कितनी बारिश हुई है, तो एक दिन की बारिश काउंट करनी है हमें। तो सिंपल आप इसको माइनस करेंगे तो 1 डे की बारिश काउंट हो जाएगी। 63 में 36 को माइनस कर देंगे, 63 माइनस 60, इसको हम सही से यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 63 7 और 5 3 2 27। तो आंसर हमारा आ जाएगा आंसर बी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। 6 cm बारिश हो रही थी एवरेज 6 दिन में, 7वें दिन बढ़ करके 9 cm हो गई, एवरेज हमारा बढ़ गया है। तो पहले हम सबका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को फिर माइनस करेंगे तो एक दिन की बारिश हम कैलकुलेट कर सकते हैं 27 cm। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर कह रहा है 100 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 निकाला गया है, परंतु बाद में ये ज्ञात किया गया कि प्राप्तांक भूल से 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया, तो शुद्ध माध्य क्या होंगे? अच्छा ठीक है, तो हम ये देखते हैं, पहले एवरेज देखते हैं। 100 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट का अगर हम 40 का एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास आता है 4000। ठीक है, अब ये कह रहा है 53 वॉज 53 के स्थान पर 83 पढ़ा गया है। था 53, जो सही था उसको ऐड कर दीजिए।
53 सही था, ऐड कर लेंगे। गलत क्या पढ़ा है? 83 पढ़ लिया आपने, 53 को 83 पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, जो सही है उसको ऐड करेंगे, जो गलत है वो माइनस हो जाएगा। तो 4053 माइनस 83, तो टोटल 4053 माइनस 83, अब 83 इसमें से माइनस कर देंगे तो 3970 ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो आ गया पूरा डेटा। अब 100 छात्रों पे कैलकुलेशन करनी है, तो सिंपल इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। जितने छात्रों से कैलकुलेशन करनी है उसको डिवाइड करेंगे। अब एवरेज इसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज आ जाएगा 39.7। तो इसमें आंसर कौन सा दिया है? आंसर दिया है ए, 39.7। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर भी सकते हैं, 39.7 टोटल एवरेज आ जाएगा। तो हमारा जो शुद्ध मीन जो आएगा, करेक्ट मीन आएगा, वो हो जाएगा 39.7, ठीक है। चलिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट लगता है, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। रेसिप्रोकल्स ऑफ व्युत्क्रम क्या होगा इसका? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो हमारी एन्युटी, जिसको हम तालिका बोल सकते, वार्षिक तालिका के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 0.062, इसको 1 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा अप्रोक्स, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 1 1 2 3 पॉइंट इरेज करेंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 0062। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आप लोग इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 and 62 1, that means a 38.38 1.61, सो 1.61 अराउंड आप इसको आंसर लेते हैं तो 1.613 इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं क्वेश्चंस पे। कौन सा संबंध सही नहीं है? इसमें यहां पर आपको बताना है इनवर्स कौन सा इसका रिलेशनशिप जो है वो करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें क्या है, z इज इक्वल टू 3 मीन -2, ये मीडियन का साइन है, ओके। पहला ये लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 मीन माइनस बहुलक मोड। तीसरा क्या लिखा हुआ है, मीन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 मीन माइनस बहुलक मोड। एंड नेक्स्ट इज मीन इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2m माइनस z। ये चार चीजें इसमें लिखी हुई है, इसमें इसका ये आंसर लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये तो करेक्ट, अभी इसका हमने आपको सॉल्यूशन बताया, ये भी करेक्ट है। एंड 1/2 3m माइनस z, इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके आंसर में थोड़ी कंट्रोवर्सी है, यहाँ पर 2 आंसर गलत हैं और आपको एक ही सेलेक्ट करना है, बट यहाँ पर आंसर 2 हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 आंसर गलत दिख रहे हैं। जो आपका आंसर दिया है, जो क्वेश्चंस आए हैं 2018 में, इसमें 2 आंसर गलत दिख रहे हैं। आपके एग्जाम में एक ही आंसर दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 आंसर जो दिए हुए हैं ये दोनों ही गलत हैं। एक आंसर गलत नहीं है, 2 आंसर गलत हो रहे हैं इसमें।
ये 1/3 है तो 2m यहाँ पर होगा, 3m होना चाहिए, तो एक ये गलत हो गया। और अगर ये 3m है तो यहाँ पर 1/3 होना चाहिए या फिर यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, बट इन्होंने माइनस कर रखा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया आंसर इसका। तो दो आंसर हमारे पास बेसिकली गलत दिए हुए हैं, दूसरा और चौथा, ये दो आंसर गलत है। आप ध्यान रखिएगा, इसको चेकआउट भी करेंगे। ये दो आंसर इसमें रॉन्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानक विचलन की गणना किस आधार, बहुत सिंपल है, मानक विचलन की गणना किस आधार पे करते हैं? तो मानक विचलन की गणना दैट मीन्स मीन डिविएशन। तो मानक विचलन हम मीन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, माध्य के थ्रू। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। विचलन गुणांक की गणना किसके द्वारा की जाए? चतुर्थक विचलन की गणना किसके द्वारा की जाएगी? चतुर्थक विचलन का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला एक होता है, उसी के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी के साथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर दिया है, Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ये इसका फॉर्मूला है जो चतुर्थक विचलन को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट अगले आते हैं क्वेश्चंस पे। माध्य विचलन अभी हमने पढ़ाया है आपको। माध्य विचलन क्या है, किसके बराबर होता है? देखिए माध्य विचलन अभी हमने यहाँ पर आपको सॉल्व भी किया था, 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये अभी हमने बताया था। सेम ही आंसर होगा दोनों का, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5 SD। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5 SD। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपकिरण के सापेक्ष माप में से क्या है? अपकिरण की सापेक्ष, दैट मीन्स रिलेटिव मेजर्स ऑफ दिस डिस्पर्शन। अपकिरण का सापेक्ष माप, अपकिरण का सापेक्ष माप मतलब हो गया विचरण का गुणांक, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएंस। देखिए जो अपकिरण की माप है वो हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही इसका सापेक्ष माप होता है, क्योंकि परसेंटेज में भी कई बार कैलकुलेशन हमें करनी होती है। तो इसका आंसर हम टिक करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, ये किसने बोला है? ये बोला गया है आपके बॉडिंगटन के थ्रू। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बोला बॉडिंगटन ने, सांख्यिकी अनुमान का और संभावनाओं का विज्ञान है। मतलब इसमें हमारे अनुमान मतलब हो गया एक एस्टिमेट वैल्यूज प्रोबेबिलिटी, मतलब एक अनुमान, हमारे पास अनुमान निकल के आता है कि हम एक्सपेक्टेशन मतलब कि एक एस्टिमेट बना सकते हैं कि ये आंसर आएगा, एक अनुमान हम लगा सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी संभावनाएं हो सकती हैं कि ये इतना आएगा। तो सांख्यिकी को हम अनुमान का और संभावनाओं का विज्ञान मानते हैं। ये किसने बोला? ये बोला है बॉडिंगटन ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि विचरण 625 है तो मानक विचलन, स्टैंडर्ड जो आपका पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशंस अगर दिया हुआ है देन स्टैंडर्ड डिविएशन होगा क्या? ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशंस जो हम काउंट करेंगे, ये साइन है इसका। ठीक है, रूट में कैलकुलेट करना होता है, जो भी नंबर आते हैं उसको हम रूट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आपका वेरिएंस आता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, रूट हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो रूट ओपन करेंगे तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 625 का रूट आ जाएगा आपका। इसको रूट ओपन करेंगे दैट मीन्स इससे हम डिवाइड करेंगे 25। ओके, सो 25 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करो
तो 25 को 25 से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, इसका रूट आना चाहिए यही। तो दैट मीन्स 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब 25 इसका जब 625 का जब रूट आप ओपन करोगे तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। एक दुकानदार जूतों का स्टॉक करना चाहता है, तो इसके लिए उसे उपयुक्त माध्य क्या होगा? अगर शूज का स्टॉक कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको रिपीटेड शूज रखने पड़ेंगे, एक खत्म हो गया फिर दूसरा तीसरा, वैरायटीज बहुत सारी, बार बार जूते रखने पड़ेंगे। तो इसका जो माध्य आएगा वो हो जाएगा बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि जो रिपीटेड नंबर होंगे, एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा, उसको हम मोड बोलते हैं। तो जूतों को जब आप स्टॉक रखेंगे तो एक ही जूते का कई सारा स्टॉक रिपीटेड नंबर रखने पड़ेंगे आपको, तो ये आपका स्टॉक जो आएगा शूज का उसको हम बोलेंगे बहुलक। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा हमारा मोड। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर माध्यिका 31 है, गणती माध्य औसत 33 है, तो बहुलक क्या होगा? अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हमने देखिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ था ना यहाँ पे, z बहुलक इज इक्वल टू 3 मीन, ये भी इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। 2 मीन, तो मीडन क्या था? ये है माध्यिका, और एवरेज मीन हम इसको मान लेते हैं, ये मीन हो गया। तो 3 इंटू 31 माइनस 2 इंटू 33, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 93 ये हो गया, ठीक है, माइनस 66, तो आप इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आता है इसका। आप कमेंट के थ्रू भी इसका आंसर अब बता सकते हैं, ठीक है। आप डाउट भी पूछते रहिए, जिसको जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप प्रॉपर कमेंट भी करते रहिए। ओके, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। 93 में 66 माइनस कर लीजिए, 93 66, क्या आंसर आ गया? 27। तो इसमें 27 कहाँ दिया हुआ है? सेकंड नंबर पे, तो मोड हमारा आ जाएगा 27, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट भी करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है? देखिए, माध्य नहीं है, माध्य सिंपल 3 माध्य आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों माध्य है। कौन सा नहीं है? तो बहुलक आपका गणितीय माध्य नहीं। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, माध्य पूछ रहा और तीनों में माध्य दिया हुआ है, तो मतलब ये तीनों गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, धनात्मक माध्य सब माध्य हैं, क्योंकि लिखे हुए हैं साफ साफ। एक में नहीं, बहुलक तो सिंपल सी चीज है, बहुलक हमारा मोड, माध्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चतुर्थक विचलन 142 है और अर्ध अंतर चतुर्थक कोएफिशिएंट ऑफ दिस क्वार्टाइल रेंज 18 है। सो बंटन को सम्मिलित मानते हुए माध्यिका ज्ञात करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी सिस्टमैटिकली, द वैल्यू ऑफ मीडियन क्या हो जाएगी? इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्टली, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय 2, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय 2 प्लस चतुर्थक विचलन, प्रथम चतुर्थक है तो Q1 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रथम चतुर्थक प्लस इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपकी ये दी हुई है 18 डिवाइडेड बाई 2, सो ये आ जाएगा 142 प्लस
इसको सॉल्व करेंगे 9, तो 142 में 9 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 142 में 9 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15, तो दैट मीन्स आंसर हमारा आ जाएगा ए 151। ये इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। प्रथम चतुर्थक ये मान लिया। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये 18 है आपका, इसको 2 से डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अंकेक्षण ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑडिटिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑडिटिंग मतलब जो ऑडिटिंग होती है, जो अंकेक्षण अगर ऑडिटिंग ये ऑडिटिंग करता है, क्यों करता है, उसका मतलब क्या होता है? जितनी भी त्रुटियां हुई हैं, जो भी हमारे छल कपट हैं, कंपनी ने क्या गलती की है, वो पता लग सके। ठीक है, तो इसका हम आंसर टिक कर सकते हैं। ये पता लगाना कि लाभ हानि खाता चिट्ठा सही और उचित स्थिति में प्रदर्शन किया गया है, ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए आगे आते हैं। औचित्य अंकेक्षण का तात्पर्य क्या? औचित्य अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण मतलब हो गया प्रोप्राइटरीज ऑडिटिंग रिफर्ड। प्रोप्राइटरी मतलब हो गया कि आपके औचित्य जांच, औचित्य अंकेक्षण क्या करेगा? औचित्य आवश्यकताओं और औचित्य जांच करेगा। व्यय की आवश्यकताएं क्या थी, उसका हम रेशनल्स एक्सपेंसेस जो थे और एग्जामिनेशंस ऑफ नीड, इनकी जांच करता है। दैट मीन्स व्ययों की आवश्यकताओं की जांच करेगा और औचित्य जांच करेगा। कौन करेगा? औचित्य अंकेक्षण। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। प्रमाणन क्या है? प्रमाणन वाउचिंग, वाउचिंग तो बहुत बेस्ट चीज होता है जो ऑडिटिंग के लिए, बिना वाउचिंग के हम ऑडिटिंग कर ही नहीं सकते। ये प्रूफ होता है कि हम बेसिक चीजों में क्या क्या हमने लेखे किए हैं, प्रारंभिक रोकड़बंदी में क्या क्या लेखे किए हैं, ये सब प्रमाणन ही बताता है। ये प्रूफ के तौर पे हम यूज करते हैं। तो प्रमाणन के लिए हम क्या बोल सकते हैं? प्रमाणन के लिए हम बोल सकते हैं ये एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिकॉर्ड। दैट मीन्स रिकॉर्डों की प्रमाणिकता की जांच के लिए प्रमाणकों का परीक्षण, ये इसका बेस्ट आंसर होगा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन क्रय वापसी प्रमाणन क्रिया क्या है? देखिए क्रय वापसी बहुत सिंपल सी चीज है। अगर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न, सबने पढ़ा भी होगा। अगर परचेज, बहुत सिंपल सी चीज है, बेसिक सी चीज है, परचेज को हम अगर डेबिट मानते हैं तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? उसका रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट। तो यहां पर हम क्या करेंगे? क्रेडिट नोट। क्रय वापसी का प्रमाण क्या हो जाएगा? क्रेडिट नोट से हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षण को क्या देखना चाहिए? अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षण को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें सारी इंफॉर्मेशन बताता है। लास्ट जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें ये चीजें हमने बताई थी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो सब्स्टिट्यूट्स बुक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। तो हमारा जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो ये बताता है अंशों का हरण कैसे हुआ, कब हुआ, और क्या क्या चीजें उसमें हम री इशू कैसे करेंगे, फॉर फीचर कैसे करना है, कब री इशू करना है, कितने प्राइस में री इशू करना है, ये सब कुछ पूरी डिटेल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी हुई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अंकेक्षण रीढ़ की हड्डी क्या है? ऑडिटिंग की रीढ़ की हड्डी हमने अभी आपको बताया। प्रमाणन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वाउचिंग जो होता है, तो रीढ़ की हड्डी हम वाउचिंग को मान लेंगे, वाउचिंग ही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाउचिंग हमारी रीढ़ की हड्डी है। जो ऑडिटर होते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आंतरिक नियंत्रण में शामिल होते हैं। आंतरिक नियंत्रण में क्या क्या शामिल होंगे? आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटरनल चेकिंग और इंटरनल ऑडिटिंग ही मानी जाएगी। क्या? इंटरनल कंट्रोल कवरेज जो आंतरिक नियंत्रण में शामिल होगी, केवल जांच और अंकेक्षण। ठीक है,
आंतरिक अंकेक्षण जो उनके एम्प्लॉय होते हैं वही आंतरिक अंकेक्षण करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं वहां के एम्प्लॉय होते हैं, वही उसकी ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ, ये इसका सहायक उद्देश्य मान लें, इसका सहायक उद्देश्य अंकेक्षणों की कौन सा उद्देश्य है? विनियोजकों की सुरक्षा करना, ये उसका सहायक उद्देश्य है। पहला उद्देश्य हमारी त्रुटियों कपटों का पता लगाना होता है, क्या क्या गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम करेक्ट करेंगे सहायक। ठीक, नेक्स्ट हम अगले पे आते हैं। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है, जैसे अभी हमने बताया प्रमाणन के अंतर्गत प्रारंभिक लेखे पुस्तकों की जांच करते हैं, तो इसको हम टिक करेंगे प्रिलिमिनरीज। प्रारंभिक लेखे पुस्तकों की जांच हम प्रमाणन में करते हैं। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा इसका। ओके, टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षण क्या है? टाटा कंपनी की अंकेक्षण, इतनी बड़ी कंपनी है तो जाहिर सी बात है जितनी बड़ी कंपनी होगी ऑडिटिंग तो सबके लिए कंपलसरी होता है। तो टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो इनके लिए आंसर बहुत सिंपल टिक लगाएंगे, जब बहुत जरूरी आवश्यक है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। प्रमाणन में वेतन रजिस्टर्ड का मिलान किया जाता है, तो प्रमाणन में जब मिलान करेंगे तो कैश बुक से, रोकड़ बही से हम मिलान करेंगे। प्रमाणन के वेतन रजिस्टर्ड का मिलान हम रोकड़ बही से करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैश बुक के थ्रू, उसी के रजिस्टर में लिखा होता है कितनी कितनी सैलरी कैसे दी गई है। जब अंकेक्षण का कार्य नियमित अनियमित रूप से वर्ष भर लगातार चलता रहता है तो उसे कौन सा अंकेक्षण? जाहिर सी बात है जब अंकेक्षण लगातार चलेगा तो कंटिन्यू अंकेक्षण हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा सतत अंकेक्षण, कंटिन्यूअस अंकेक्षण, क्योंकि लगातार चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, एक अंकेक्षण बीमा करता नहीं है और जो कुछ करना चाहता है वह उचित देखभाल और कौशल के साथ करना है। यह निर्णय विवाद में दिया गया। कौन से विवाद में ये निर्णय दिया गया था? तो देखिए यहाँ पर विवाद बहुत पुराना है, लंदन और जर्नल बैंक, बहुत पुराना विवाद है ये। लंदन और जर्नल बैंक के मामले में ये बताया गया था कि एक अंकेक्षण बीमा करता नहीं होता है, उसे जो कुछ भी करना है वह उचित देखभाल और कौशल के साथ ही करना है। तो ये उस केस में बताया गया था। तो ये हमारे नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आर्थिक पर्यावरण में शामिल है, देखिए आर्थिक पर्यावरण में क्या शामिल होता है? तो सभी चीज, सेविंग जरूरी है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है, मूल्य नीतियां, तो इसका आंसर हम टिक करेंगे सब कुछ जरूरी है आर्थिक पर्यावरण के लिए। तो ये हमारे टोटल पार्ट बी कंप्लीट हो गए हैं। आपने पार्ट ए में देखा है, पार्ट ए जिसने नहीं भी देखा हो हमारे लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। 1 से 60 पार्ट ए क्वेश्चन है जिसमें हमने डिटेल आपको बताई है कैसे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं पूरे क्वेश्चंस को। और सेकंड में हमने 61 से 120 तक कंप्लीट किया है। जिसको भी कोई डाउट होता है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आता है आपको, तो आप प्रॉपर कमेंट करेंगे, कमेंट के थ्रू हमसे जो भी चीजें आप पूछना चाहते हैं सब पूछ सकते हैं। हम पूरे प्रॉब्लम का अगले वीडियोस में एक सॉल्यूशन आपको बताएंगे, जिसने जिसने कमेंट करके प्रॉब्लम पूछी है पूरी डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताते रहेंगे। तो आप प्रॉपर कमेंट करते रहिए, जो क्वेश्चन है आपके वो पूछते रहिए। नेक्स्ट अभी और भी हम वीडियोस लेके आएंगे, हमारे साथ बने रहिए, तो हम और वीडियोस लेके आएंगे। इसमें अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट्स जो एलटी ग्रेड के आपके प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, थैंक यू।